क्लास सभी को मेरा नमस्कार। 12th क्लास के लिए मैथ के लिए मैं आपका एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आव्यूह। ये आपके बोर्ड एग्जाम में है और 3 नंबर का ये चैप्टर है। क्लासिफिकेशन इसका ऐसे है 1+2, कहने का अर्थ है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और चैप्टर संख्या भी ये 3 है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से बातें करेंगे कि आव्यूह क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन है, इसके क्या प्रकार है। तो सबसे पहले आव्यूह की बात करें डेफिनेशन की, तो आव्यूह की डेफिनेशन तो हालांकि नोट्स में मैंने डाल रखी है, ठीक है ना, तो उसे आप देख लेंगे। बाकी के डेफिनेशन मैं आपको सुना देता हूँ कि एक आव्यूह ये होता है कि यदि कुछ संख्याएं फलन आदि को पंक्ति या स्तंभ के आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाए तो यह व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। अब आपको डेफिनेशन से क्लियरली हुआ करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, एक आव्यूह एरिया, इसके लिए जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो तो या तो बड़े ब्रैकेट के अंदर या फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर इसके अवयवों को लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे लिया 2, 1, 3, 4, 5, 7, कैसे भी एलिमेंट ले लो, 3, 2, 6 ले लिया। अब मैंने बात की यहाँ पे पंक्ति या स्तंभ, इनको देखिए तो आपकी जो सीधी लाइन है ये आपकी पंक्ति कहलाएगी, जैसे कि रो 1 कह दिया पहली पंक्ति, ये आपकी सीधी लाइन, रो 2 कह दिया दूसरी पंक्ति, रो 3 कह दिया तीसरी पंक्ति, और खड़ी लाइन आपकी स्तंभ कहलाएगी, इसको मैंने C1 कह दिया कॉलम 1 मतलब फर्स्ट, C2 कह दिया और ये C3 कह दिया। तो आपकी खड़ी लाइन कहलाएंगी स्तंभ और सीधी लाइन कहलाएंगी आपकी पंक्ति, और पंक्ति और स्तंभ की यह व्यवस्था आव्यूह कहलाएगी, ठीक है ना। और आगे देखें आप, अब आप देखिए कि सबसे पहली बात तो आव्यूह को जो हम डिनोट करेंगे ना वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z। जैसे मैंने आपको एक आव्यूह लिया था अभी, A लिया था और कोई से ले लो आपको 2, 1, 3 ले लिया, 3, 2, 1 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ भी कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, यहाँ अंदर कोई भी कैपिटल लेटर्स में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आव्यूह X हूँ तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा A, B, C, X, Y, Z। तो ये आव्यूह के एलिमेंट्स जो है ना अंदर लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर्स में और बाहर लिखे जाएंगे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। अब इसके बाद आएगी आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, ध्यान समझिए इस टॉपिक को कि कोटि क्या होगी। जैसे कि एक आव्यूह लिखा हुआ है, यहाँ ले लिया 2, 5, 6, 3, 2, 1 ले लिया। पहले आप एग्जाम्पल समझिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 2 लिख दिया। इस स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया। तो ये आव्यूह की कोटि हो गई, 2/3 का एक आव्यूह है। कितनी बाई का, 2/3 का। हमेशा याद रखो पंक्ति पहले लिखी जाएगी और स्तंभ बाद में लिखी जाएगी, तो 2/3 का एक आव्यूह है। तो अगर इसे हम डेफिनेशन के रूप में व्यक्त करें ना, यदि कोई आव्यूह A है, A I J के द्वारा व्यक्त होगा और M गुणा N इसकी मैंने कोटि लिखी है, जहां M पंक्ति को और M
स्तंभ को व्यक्त करेगा, n पंक्ति को और n स्तंभ को व्यक्त करेगा। अब aij का भी अर्थ समझ लीजिए आप। aij का अर्थ क्या होगा कि i की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट n, क्योंकि ai दर्शाएगा पंक्तियों को और j की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट n तक होती है। तो एक आव्यूह aij n गुणा n के द्वारा व्यक्त होगा। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या n, स्तंभों की संख्या n हो तो उसकी कोटि n गुणा n होगी। अब आपके देखो नेक्स्ट इसमें आगे है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के काफी प्रकार होते हैं। मैं पहले आपको लिखता हूँ कौन कौन से। जैसे नंबर 1 लिखा मैंने एकल आव्यूह। एकल आव्यूह। नंबर 2 लिखा मैंने पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। नंबर 3 लिखा मैंने स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। नंबर 4 लिखा मैंने शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। पहले हम इन चारों की चर्चा करते हैं। आव्यूह तो अभी आपको नहीं है, लेकिन पहले हम चारों की चर्चा करते हैं। एकल आव्यूह, देखो आप इनके पहले शब्दों से अर्थ निकालिए। एकल का मतलब एक से होता है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। 5 लिख दिया, एक एलिमेंट है और इसके अगर कोटि पूछी जाए तो 1/1 ही होगी। ठीक है, तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाएगा? एकल आव्यूह कहलाएगा। आप केवल समझ लो, बाकी के इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, बाकी तो नोट कर देना। ठीक है ना। फिर आएगा पंक्ति आव्यूह। अब वापस मैंने कहा इसके वर्ड से पता लगाओ। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो। 1 2 3 एक ही पंक्ति है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि पंक्ति आव्यूह की कोटि लिखिए तो कोटि क्या होगी? इसमें देखो ध्यान से, पंक्ति कितनी है? 1, लेकिन स्तंभ 1 2 3, तो 1 गुणा 3। ऐसा लिख सकते हैं आप। मान लीजिए 5 और 6 लिख दिया तो इसकी कोटि क्या होगी? पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ कितने हैं? 2, तो 1 गुणा 2 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आइए स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो तो उसे कहेंगे हम स्तंभ आव्यूह। तो देखो कैसे इसका 5 6 7 एक ही स्तंभ है लेकिन इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो अब इसकी कोटि के बारे में चर्चा की जाए तो 3 तो आपकी पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ कितना रहेगा? 1 रहेगा। और भी इसके 7 8 9 10 कितनी पंक्तियां होंगी? 1 2 3 4। स्तंभ कितना? 1 ही रहने वाला है। स्तंभ आव्यूह में हमेशा n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। पंक्ति आव्यूह में हमेशा n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो आपका देखो एकल आव्यूह हो गया जिसे सिमुलेशन मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति हो गया रो मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ हो गया कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य आव्यूह इसे 0 या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। 0 या नल मैट्रिक्स। ये आव्यूह कैसा भी हो सकता है, 2/2 का, 1/1 का, किसी भी कोटि का हो सकता है। तो ये भी बस होना क्या चाहिए? एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। मैंने शून्य भर दिए और इस आव्यूह को सामान्यतया O से डिनोट किया जाएगा। क्लियर हुआ ना? अब देखो आपके मैंने 4 आव्यूह लिए। ये किसी आव्यूह के पार्ट नहीं है, ये आव्यूह क्रम से ही हैं, लेकिन इन चारों को आप ध्यान से देखें। इन चारों में क्या समानता मिलने वाली है आपको देखिए ध्यान से। मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले वर्ग आव्यूह जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप वर्ग से डेफिनेशन कीजिए कि हमारे पास वर्ग में क्या होता है? लंबाई बराबर चौड़ाई की होती है। तो इसमें भी हमारे पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा 1 2 3 5 -2 6 7 8 5। एलिमेंट कैसे ले लो अपने हिसाब से। अब देखो इसमें 3 तो पंक्तियां हैं आपके पास
तीन ही स्तंभ हैं, तो ये 3x3 का हो गया। एक आव्यूह और एक आव्यूह A1 ले लिया इसे 2 5 3 1, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो ये 2x2 का हो गया। तो यहाँ देखिए m और n बराबर होने चाहिए, तो कैसा मैट्रिक्स होगा आपके पास? वर्ग आव्यूह होगा। अब वर्ग आव्यूह से पहले मैं एक बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, एक क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, इसके बारे में समझा दूंगा अभी, पहले इसके बारे में देखिए। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका जवाब देना है। एक वर्ग आव्यूह के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यदि आव्यूह A इक्वल टू Aij n गुणा n के द्वारा व्यक्त हो? तो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है? n गुणा n के द्वारा व्यक्त हो, और किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं। तो याद रखो, मैंने आपको क्या कहा? पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? m इक्वल टू n। ये आपका आवश्यक प्रतिबंध हो गया। एक आव्यूह A इक्वल टू Aij n गुणा n में n और n परस्पर समान होंगे, तो आपका एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं मैं, आयताकार आव्यूह के लिए, आयताकार आव्यूह के लिए निम्न में कौन सा या से कथन सत्य है? अब मैं यहां पे आपको ऑप्शन लिखता हूं। फर्स्ट लिखा मैंने m इक्वल टू n, सेकेंड लिखा m ग्रेटर देन n, थर्ड लिखा m लेस देन n, और फोर्थ लिखा m नॉट इक्वल टू n। ध्यान से पहले प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है? जवाब को जानने से पहले प्रश्न में ध्यान दिया करो। क्या है प्रश्न? पूछा क्या आपसे कि एक आयताकार आव्यूह के लिए, ठीक है, आव्यूह कैसा होना चाहिए? आयताकार, उसमें से निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हो सकते हैं? तो देखो इसका आंसर, ये कंडीशन तो नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कंडीशन कहाँ आ रही है आपके पास? वर्ग आव्यूह में। तो सिंपल सी बात है कि पंक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है स्तंभों की संख्या से, तो आयताकार होगा, कम हो सकती है तो आयताकार होगा, और इन दोनों का ही रिजल्ट है आपके पास कि m और n का मान समान नहीं होना चाहिए। तो आपकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं। अब आप देखो, मैंने आपको समझाया वर्ग आव्यूह की काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए मैंने, तो समान कोटि होनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझिए विकर्ण आव्यूह, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पहले मैं विकर्ण आव्यूह का एक उदाहरण देता हूं जिससे आप डेफिनेशन बना सकें। सपोज कि मैंने आव्यूह भी लिया, यहां एलिमेंट लिखता हूं 2 0 0 0 5 0 0 0 7। जानबूझ के ऐसा उदाहरण लिया गया ताकि आपको समझा सकूं कि विकर्ण आव्यूह होता क्या है। ध्यान से देखें कि जो मैं आयताकार बॉक्स से इनको बंद कर रहा हूं ना, ये आपके मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेफिनेशन, एक वर्ग आव्यूह लिंक कैसे है कि इस विकर्ण आव्यूह को परिभाषित करने के लिए मुझे वर्ग शब्द लेना पड़ेगा। तो एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य है। देखो ध्यान से, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य है, ये कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। इसकी मैंने बाकायदा थ्योरी में बातें लिख रखी है, वहां से आप नोट कर लेना, बाकी एक बार समझ लो। फिर से देखो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। अब देखो
इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डायगोनल 2 5 7, बीच में कॉमा मत लगाना। डायगोनल 2 5 7 का विस्तृत रूप ये है। अगर आपसे कहा जाए कि डायगोनल 1 2 3 को आव्यूह रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कैसे होंगे? ये मैंने बी मैट्रिक्स अप्रोच किया था, आप इसे सी मान लीजिए। तो डायगोनल 1 2 3 लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप देखो मुख्य विकर्ण के अंदर क्या हो गए? 1 2 3 हो गए। तो अगर आपको डायगोनल रूप में दिखाना है तो ये दिखाएं, और डायगोनल रूप से अगर आपको आव्यूह दिखाना है तो ये दिखाएं। तो ये तो आपका हुआ विकर्ण आव्यूह। इसके बाद लिखिए तीसरा अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। पहले इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, इसे मैंने एक्स मान लिया। इसका एग्जाम्पल देखो पहले, तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आपको कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कहती है अदिश की डेफिनेशन? मुख्य विकर्ण के अवयव समान और शेष अवयव शून्य होने चाहिए। अंतर देखो, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान नहीं है, तब तो क्या है? विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण के अवयव समान है तो कैसा है? अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह की डेफिनेशन को परिभाषित करने के लिए हम विकर्ण शब्द इस्तेमाल लेंगे। क्या डेफिनेशन कहेंगे इसकी? कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाएगा। मैंने आपको थ्योरी में पॉइंट लिखवा दिया है, बाकी आप वहां से देख लेना। इसके बाद देखिए इकाई या तत्समक आव्यूह। सबसे कौन पड़ जाएगा? इकाई या तत्समक आव्यूह को सबसे पहली बात तो आई से नोट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना? लिखा पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो इसमें हम अदिश शब्द भी ले सकते हैं, विकर्ण भी ले सकते हैं, या स्क्वायर ले सकते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव एक या इकाई हो और शेष अवयव शून्य हो, तो वो कहलाएगा आपके पास इकाई या तत्समक आव्यूह। अब देखो ये 3x3 का है, 3 तो पंक्तियां 3 स्तंभ, तो इसको I3 से व्यक्त किया जाएगा। यदि ये 2x2 का हो तो I2 इक्वल टू लिखा जाएगा 1 0 0। इसे क्या कहेंगे हम? I2 कहेंगे। अब देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट आया आव्यूह का ट्रेस। आपकी एक्साइज में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये देखो कंपटीशन की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आव्यूह का ट्रेस, ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं अनुरेखण। अनुरेखण, ठीक है ना? अब देखो मैं इसका उदाहरण लूंगा। ए इक्वल टू लिखा 1 2 3 2 3 5 1 6 9, कैसे भी एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आव्यूह के ट्रेस के लिए जो आव्यूह हमारे पास होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है? अब आपसे ये कहा कि एक आव्यूह दे दिया और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इस आव्यूह का ट्रेस ज्ञात कीजिए। तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस को 3 R शॉर्ट में बताएंगे आप। ट्रेस ए, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं इन सबका योगफल ही आव्यूह का ट्रेस होता है। 1 + 3 + 9 जोड़ने के लिए कितना आएगा? 13 आएगा। बस कहने को तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन नाम देखो ना तो कितना अजीब सा लगता है कि हाँ पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया आव्यूह के ट्रेस में। तो आव्यूह का ट्रेस आ जाए या आव्यूह का अनुरेखण ज्ञात कीजिए, तो आपको एक आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आपको देनी चाहिए। तो उस अवस्था में आपको करना क्या है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ दीजिए, वही उसका अनुरेखण या ट्रेस होता है। अब देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूह का जोड़ना या फिर घटाना, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दो आव्यूह तभी जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं, अथवा घटाए जा सकते हैं
यदि उनकी कोटियां समान हो, कोटियां समान हो। याद रखें यदि कोटियां समान नहीं हैं तो वो ना तो जोड़े जा सकते हैं और ना ही घटाए जा सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक आपने ए लिया, पहले सिंपल सा उदाहरण लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। 2 1 3 4 ले लो। एक बी आपने लिया, 1 2 5 6 ले लिया। इसकी कोटि क्या है? 2/2 है। अब मैं कोटियों को सीधे लिख रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे कोटियां बार बार क्यों बताना। अब इनको जोड़ा जाए a प्लस बी, तो पहली बात तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि कोटियां समान हों। तो कोटियां समान है, पक्का है कि जोड़े जा सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है कि संगत अवयव जोड़ेंगे आप। संगत अवयव 2 को 1 से जोड़ोगे, 1 को 2 से जोड़ोगे, ठीक है। 3 को 5 से जोड़ोगे, 4 को 6 से जोड़ोगे। तो मैं सीधे जोड़ दूँ, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1 और 2 कितना हो गया? 3। ये 3 और 5 कितना हो गया? 8। 4 और 6 कितना हो गया? 10। तो ये तो हो गया आपका आंसर, और ये भी 2/2 का प्राप्त होगा। जिस कोटि की आपको दी जाएगी जोड़ में और घटाव में, वही कोटि आपकी प्राप्त होगी। अब आप देखिए इसके बाद घटाने की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने जोड़ दिया है वैसे ही घटा दो। अगर मैंने a माइनस लिखा है तो a के अवयव से b के अवयव घटाओगे। ऐसा मत करना कि घटाना है तो b से b घटा दिया, नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगी। a के एलिमेंट से b घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 2 माइनस का 1, 3 में से 5 माइनस का 2 और 4 में से 6 माइनस का 2। ये लो आपका आव्यूह घटा जाएगा। तो 1 2 आव्यूह तभी जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो। अगर ऐसा नहीं है, ना तो वो जोड़े जा सकते हैं और ना ही वो घटाए जा सकते हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तक आव्यूह। इसे कहते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। होता क्या है पहले समझें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। जैसे आपने एक आव्यूह के लिया, 2 1 3 लिया, 3 5 4 लिया, इसकी कोटि भी लिख दीजिए आप। 2 रो है और 3 स्तंभ है। अब हमसे एक आ जाए कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, मतलब इसका परिवर्तक आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आप AD या A' से व्यक्त करेंगे इसके परिवर्तन के लिए, मतलब A का ट्रांसपोज AD या A' कहलाएगा, ठीक है। करना क्या है? करना ये है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में चेंज कर दो। ये पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में 2 1 3, दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में 3 5 4। और कोटि में देखो अभी आपके पास कितने स्तंभ हैं, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां, और स्तंभ कितने? 2। तो देखो आपका ये ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। तो याद रखो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई यदि आपको आव्यूह A दिया हो और उसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, विनिमय शब्द एक्सचेंज होता है, परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह उसका परिवर्तक आव्यूह कहलाता है। इसे A' या AD से व्यक्त करते हैं। यदि कोई आव्यूह n गुणा n कोटि का है तो उसका परिवर्तक आव्यूह n गुणा n कोटि का होगा। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी एक आव्यूह ले लिया, इसका A का ट्रांसपोज मैंने ये निकाला। मैं आपसे कहूं कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए, निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। A ये है, A का ट्रांसपोज ये दिया है सामने, और वापस इसका ट्रांसपोज निकालने आ रहा हूं तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो आपके पास पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में लिख दीजिए। तो पहली पंक्ति 2 3 2 3 स्तंभ में, 1 5 1 5 3 4 3 4। क्या कोटि प्राप्त हुई? 2 पंक्तियां और
3 स्तंभ। तो आप ध्यान से देखें कि ए का ट्रांसपोज वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक रूल आता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। आज का ये टॉपिक इतना आप तैयार करना है। मैंने इसके नोट्स बकायदा दे रखे हैं, उन नोट्स को लिख लें, नोट्स को समझें। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वो बॉक्स में जाके कह सकते हैं कि हाँ ये बात समझ में नहीं आई है। कल जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें, तो जो परिवर्तन आपने समझाया है ना, इसके आगे आपके सममित आउटपुट आएगा और एक आपके विषम सममित आएगा, विषम सममित आएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे कि आपका चैप्टर 3 50% तैयार होता है, वो दो आव्यूहों का गुणा समझाना है। दो आव्यूहों का गुणा, याद रखें आव्यूह में भाग का प्रावधान नहीं होता है। तो क्या समझाएंगे हम आव्यूह? सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और दो आव्यूहों का गुणनफल। ये गलती रहेगा सबको, और जितना मैंने आज पढ़ा दिया है इसको आप पढ़ लें। कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।